जी, it developed due to pressure of adjacent bone at the site of a joint, for example head of femur, और example थी इसकी traction epiphysis. This developed due to the muscle pull, ठीक है, lesser and greater trochanter of humor and greater and lesser trochanter of femur. फिर atavistic epiphysis जो है, it is an epiphysis which was destined to form a separate bone in animals but is fused to another in human, for example epiphysis for medial end of clavicle, ठीक है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास aberrant epiphysis. These are usually present, for example epiphysis of head of first metacarpal bone and bases of other metacarpals. Composite epiphysis जो है उसमें क्या होता है, some part of bones are formed from multiple secondary centers, ठीक है. One of them is pressure epiphysis and other are traction epiphysis, ठीक है. बहुत दफा आपको पढ़ा चुके हैं और आई होप कि आपका टेस्ट भी अच्छा हो गया हो. सही है. अच्छा, all these center coalesce into single mass composite epiphysis, ठीक है, before uniting with the primary centers. For example, upper end of humerus, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाती क्लासिफिकेशन जो थी साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग थी. उसमें मिनिएचर लॉन्ग बोन्स थी, लॉन्ग बोन्स थी. बहुत ही आसान था सवाल ये वाला भी. अच्छा जी, the bones are classified according to the shape and size as follow. Long bones, for example, femur, tibia, humerus. Miniature long bone, for example, metacarpals, metatarsals. Short bone, for example, carpals and tarsals. Flat bone में आपके पास example है scapula, sternum. Irregular bones में vertebrae, scapula, hip bone. Sesamoid bone में patella आ जाती है. मैंने ये आपको दोबारा से भी रिपीट कराया था पूरा चैप्टर, ठीक है. उसके बाद है जो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स आर एज, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्स, रेस, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक स्टेटस, मास्कुलर एक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, जनरल हेल्थ स्टेटस. ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है. उसका ए पार्ट एंड बी पार्ट. फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था बर्न से रिलेटेड. ये भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था. उसके बाद मैंने आपको बहुत दफ़ा इसकी रिवीजन भी करा दी है, ठीक है. और इसमें भी आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, आई होप. अच्छा जी, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें सेकंड डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न था, ठीक है. उसमें एपिडर्मिस एंड सुपरफिशियल डर्मिस आर डैमेज विद ब्लिस्टरिंग सुपरफिशियल, ठीक है. सुपरफिशियल सेकंड डिग्री और जो है ना, इसमें क्या होता है कि ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं और बहुत ज़्यादा ये वाला जो पार्शियल थिकनेस बर्न है हाईली पेनफुल होता है, ठीक है. उसके बाद जो है कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें डैमेज होती हैं. दिस वैरायटी इज कंसीडर्ड द मोस्ट पेनफुल ऑफ ऑल द टाइप ऑफ बर्न बिकॉज द नर्व एंडिंग आर डैमेज. जब नर्व जो है इन्वॉल्व हो जाए तो पेनफुल जो है वो ज़्यादा हो जाती है चीज़. और जो है इसमें इसका जो अदर पार्ट है उसका आंसर है द स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स आर नॉट डैमेज. और आपको पता है कि इन्हीं अपेंडिजेस से जो रीजनरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है. अब स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स आर नॉट डैमेज एंड कैन प्रोवाइड द सोर्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स फॉर द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस अलोंग विद सेल्स फ्रॉम द एजेस ऑफ द वुंड, ठीक है. ये भी मैंने आपको बहुत दफा बताया था. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है कि जो बॉल एंड सॉकेट वाला था वो हाईली मूवेबल जॉइंट है. और आपको पता है कि स्फेरॉइडल सरफेस एंड हेड ऑफ वन बोन मूव विद इन द सॉकेट ऑफ अनदर बोन, ठीक है. इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है इसकी शेप के अकॉर्डिंग. मल्टी एक्सिल जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जो है आपका, और मल्टीपल एक्सेस और प्लेन्स में जो है ना उसकी मूवमेंट को अलाउ किया जाता है. और इसमें फर्स्ट जो है वो ट्रांसवर्स है जिसमें कौन सी मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. दूसरा जो प्लेन है वो एंट्रोपोस्टीरियर है, उसमें एबडक्शन एंड एडक्शन होती है. एंड द थर्ड वन इज जो आपका एक्सेस है वो है वर्टिकल एक्सेस, ठीक है, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन. सही. इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास बॉल एंड सॉकेट में शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट.
अच्छा, अब लास्ट जो आपका क्वेश्चन था जिसमें आपकी टर्मिनल आर्टरी से रिलेटेड पूछा गया था और पोर्टल एंड सिस्टेमिक इनास्टोमोसिस से रिलेटेड था, तो जो उसका आंसर ये है, टू एनाटॉमिक टर्मिनल आर्टरीज, जो आपकी टर्मिनल आर्टरीज हैं वो इनास्टोमोस नहीं करती हैं एडजेसेंट आर्टरीज के साथ, ठीक है। तो फिर एंड आर्टरी जब एक्लूड हो जाती है ना, तो वहां पर ब्लड सप्लाई की इंटरप्शन हो जाती है, ठीक है। जब ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी उस स्ट्रक्चर या सेगमेंट को किसी ऑर्गन के, तो अल्टीमेट वो जगह जो है वो निक्रोज्ड हो जाएगी, इन्फार्क्ट हो जाएगी, ठीक है। जहां ब्लड सप्लाई की सर्कुलेशन नहीं होती तो अल्टीमेट वो जगह निक्रोज्ड हो जाती है, इन्फार्क्ट हो जाती है। जब आर्टरी ने, एंड आर्टरी ने या टर्मिनल आर्टरी ने एडजेसेंट आर्टरीज के साथ इनास्टोमोस नहीं करना, तो अल्टीमेट ओक्लूजन हो जाएगी आर्टरी की, इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई हो जाएगी उस सेगमेंट, उस रीजन, उस ऑर्गन पे, तो अल्टीमेट क्या होगा कि नेक्रोसिस या इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका बी पार्ट जो है, सॉरी अभी बी पार्ट नहीं है इसका, इसका जो है, हाँ, एक तो जो ट्रू टर्मिनल आर्टरीज है और फंक्शनल आर्टरीज क्या होती है। फंक्शनल आर्टरीज का ये काम होता है कि एडजेसेंट आर्टरीज के साथ वो इनास्टोमोस कर जाती है और कोलेटरल्स बना लेती है। अब कोलेटरल्स बन जाएगी तो बाईपास हो जाएगा ब्लड, और जो है वो वहां से ब्लड की सर्कुलेशन आना शुरू हो जाएगी, और इस तरह जो है वो उस तरह का डैमेज नहीं होता फंक्शनल आर्टरीज में। फंक्शनल एंड आर्टरीज आर वेसल्स whose terminal branches do anastomose with those of the adjacent arteries, but the caliber, जी अच्छा जी, इसमें जो है वो आपकी जो टर्मिनल आर्टरीज हैं, जो एक तो इनास्टोमोस कर रही हैं, एक फंक्शनल आर्टरीज हैं। फंक्शनल जो टर्मिनल आर्टरीज है वो इनास्टोमोस नहीं करती और ऑक्लूजन हो जाती है वेसल्स की, ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है, और अल्टीमेटली नेक्रोसिस और इन्फेक्शन हो जाती है। जो आपकी फंक्शनल आर्टरीज है ना, वो इनास्टोमोस कर लेती हैं। जब इनास्टोमोस कर लेती है तो उस तरह की ऑक्लूजन नहीं होती, और जो है वो ब्लड जो है वो बाईपास कर जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपने जो है ना वो एग्जाम्पल देनी थी। ट्रू टर्मिनल आर्टरीज जो हैं सप्लाई द रेटिना विद ऑक्लूजन विल रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। अदर एग्जांपल्स आर किडनी, स्प्लीन एंड ब्रेन, ठीक है। एग्जांपल्स में आ गई फंक्शनल एंड आर्टरीज, जो कि मैं आपको पहले इसको बता चुकी हूँ कि ये वो वेसल्स होती हैं whose terminal branches do anastomose with those of the adjacent arteries, but the caliber of the anastomosis is insufficient, ठीक है। हालांकि उतना सफिशिएंट नहीं होता, थोड़ा सा फिर भी सप्लाई जा रही होती है, ठीक है। टू कीप द टिश्यू अलाइव, ठीक है, शुड वन ऑफ द आर्टरीज बिकम ब्लॉक्ड, फॉर एग्जांपल ब्रांचेस ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी, इसमें एग्जांपल है आपकी, ठीक है। मगर टर्मिनल आर्टरीज में तो ऑक्लूजन प्रॉपर वाली हो जाती है, नेक्रोसिस और इस्कीमिया हो जाता है। जो फंक्शनल आर्टरीज में है वो इनास्टोमोस कर लेता है, मगर उस तरह की ऑक्लूजन नहीं होती, फिर भी थोड़ा बहुत जो है बाईपास तरीके से ब्लड जो है वो सप्लाई होता रहता है, और इसमें एग्जांपल जो है ना कॉर्नरी आर्टरीज की है, ठीक है। अब आपका जो इसका बी पार्ट था वो ये था, इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू वन सेट ऑफ कैपिलरीज, एज यू ऑल नो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वन सेट ऑफ कैपिलरीज से होता है, मगर टोटल सर्कुलेशन में जो है ना वो टू सेट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन आपने बतानी थी कि हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, वन सेट ऑफ कैपिलरीज इज सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ द एब्डोमिनल विसरा व्हिच ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन, ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल थी हाइपो थैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज इज सिचुएटेड इन द हाइपोथैलेमस, these drain into the hypothalamo hypophyseal veins which
अगेन रेमिफाई इनटू द हाइपोफिजियल कैपिलरीज, ठीक है। थर्ड आपका जो था वो एग्जांपल में आप सिर्फ इसको ना भी डिस्क्राइब करते तो जस्ट आपने इसके नाम भी दे देते तो दैट्स इनफ, ठीक है। Renal portal circulation. Renal portal circulation means the first set of capillaries is situated between two arteries like a glomerulus between afferent and efferent arterioles. The afferent arterioles again divided into a second set of capillaries which drain into the systemic veins. ठीक है, आई होप आई आंसर ऑल योर जो है रिलेटेड टेस्ट, आई होप आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टेस्ट, ओके। अच्छा जी, आज का जो फिर हमारा टॉपिक अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा ये आप लोगों ने ब्रेस्ट का जो चैप्टर है, सॉरी जो ब्रेस्ट का टॉपिक है, ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। आपकी अपर लिम्ब में जो है वो डॉक्टर नबीला ने आपको पढ़ाया था, मगर चूंकि हम थॉरिक्स कर रहे हैं तो हम इसको जो है वो दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। जी, एज यू ऑल नो कि स्किन के जो ब्रेस्ट है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताती हूँ कि लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। द ब्रेस्ट आर स्पेशलाइज्ड The breast are specialized accessory glands of the skin that are capable of secreting milk. They are present in both sexes. As you all know, in males and immature female, they are similar in structure. ठीक है, the nipples are small and surrounded by a colored area of skin called the areola. Skin बस तो शेयर हो जाएगी कि बड़ी हो जाएगी? अभी तो शेयर हो ही रही थी ना, तो बड़ी करनी थी ना। क्या बेटा, कौन सी ये जो आपके ऐसी क्यों क्वेश्चन है उसको लिखने में टाइम लग जाता है हसीब? बेटा आप देखें, अभी आप जो है थोड़ी सी आप जी बेटा, फिर अब आप लोगों ने इसी तरह तो इसको जो है वो करना है, ठीक है। क्या हो गया? F5 से बड़ी तो हो गई थी, अभी शेयर नहीं हुई? अभी तो हो रही थी शेयर। स्टार्ट करूं? करूं स्टार्ट? जी, पता नहीं बेटा, इसका अमर इसके बारे में हम जो है ना अभी कुछ कह नहीं सकते। जो आपके सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं वही फैसला लेंगी कि आपके टेस्ट दोबारा होंगे कि नहीं होंगे। मगर अभी आप घर जो बैठे हुए हैं और आप बहुत जो है आप टाइम को अच्छे से कंज्यूम करें और कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और 2-3 बुक से इसका रेफरेंस ले लें, ठीक है। और अभी आपके पास बहुत गोल्डन टाइम है, तो आप इसको जो है बजाय इसको वेस्ट करने के कि ये दोबारा होंगे कि नहीं होंगे, अगर एक दफ़ा हो भी गया तो आपके पास बेटा बहुत सफिशिएंट टाइम था। अब आपने तो कॉलेज भी नहीं आना होता, आप सारा दिन घर में होते हैं, ठीक है। आपकी उस तरह की फटीग भी नहीं होती कि आपने कहीं घूमने फिरने जाना है या बाहर जाना है, ठीक है। तो आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, पढ़ें। ये टेस्ट दोबारा होता है कि नहीं होता, इसको इस बात को जो ना वो मेरा नहीं ख्याल के बात करने की ज़रूरत है कि अगर होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होगा तो फिर भी आपकी इतनी तैयारी हो जानी चाहिए क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टाइम है। इस टाइम को अवेल करें, ठीक है ना, इसको वेस्ट मत करें। आप अपनी चीज़ों को जो जो आपकी हो रही हैं, जैसे जीए कंप्लीट हो गई है, इसको आप 1-2 दफ़ा 2-3 दफ़ा जितनी दफ़ा मैक्सिमम गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए रेपिटेशन में ही आप चीज़ों को जो है ना ज़्यादा आपकी जो ग्रिप हो जाती है, ठीक है।
तो आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप अपर लिम्ब को बार बार गो थ्रू करें। इसी तरह आपका थॉरिक स्टार्ट हो गया तो ये भी आपका इंशाल्लाह ईद तक आपकी फर्स्ट सब स्टेज इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो सूरत हाल आपकी बाहर है उसको हम कुछ भी उसको कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलें जी, अब मैंने आपको बताया कि जो ब्रेस्ट है वो पहले ये आपका टॉपिक हो चुका है और इसकी जो है फर्स्ट ये जैसे आपका अपर लिम्ब था उससे उसमें आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ा दिया गया है, मगर चूंकि हम थॉरिक्स में भी इसको दोबारा पढ़ाते हैं तो मैं आपको दोबारा से इसको एक दफ़ा लेकर चलूंगी, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर पिक्चर्स या स्लाइड्स शेयर मूव नहीं होती ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वहाँ कोई स्टक हो गया, मैं उसको खुद ही मूव नहीं कर रही होती, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ब्रेस्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड किस्म का एसेसरी ग्लैंड है स्किन का दैट आर केपेबल ऑफ सिक्रेटिंग मिल्क। दे आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस इन मेल एंड इमेच्योर फीमेल और सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है। निपल स्मॉल्स होते हैं सराउंडेड बाय कलर्ड एरिया ऑफ स्किन कॉल्ड एरियोला। द ब्रेस्ट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिटिल मोर देन अ सिस्टम ऑफ डक embedded in connective tissue that does not extend beyond the margin of the areola, ठीक है। ये आपको सबको जो है इसकी डिटेल तो काफ़ी हद तक पता ही होगी क्योंकि आप लोगों को डॉक्टर नबीला ने पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसका रैपिड रिव्यू थोड़ा सा करा देती हूँ। अब इसमें आपको पता है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें जो है ये लिट डक्स का सिस्टम जो है वो इम्बेडेड होता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। और एट प्यूबर्टी इन फीमेल द मेमोरी ग्लैंड ग्रेजुअली इनलार्ज एंड एज्यूम दे हेमिस्फेरिकल शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवेरियन हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस जो है इसका साइज जो है ना प्यूबर्टी पे इनलार्ज होता है, ठीक है। द डक्ट्स elongate but the increased size of the gland is mainly from the deposition of fat। अब जो डक्ट्स है विद द जैसे जैसे एज प्यूबर्टी तक जाएगी तो डक्ट्स भी इलोंगेट होंगी, मगर जो साइज ऑफ द ब्रेस्ट है वो डक्ट्स की इलोंगेशन की वजह से नहीं है, वो डेपोजिशन ऑफ द ये एडिपोज टिश्यू जो है ब्रेस्ट के अंदर डिपॉजिट हो रहे होते हैं। The base of the breast extend from the second to sixth rib and from the lateral margin of the sternum to the mid axillary line। ये एमसीक्यू रिलेटेड है कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। सेकंड टू सिक्स रिब तक है, ठीक है। उसके बाद लेटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक है, क्योंकि यहाँ से मिड एक्सिलरी लाइन का जिक्र इसलिए क्योंकि यहाँ से एक्सिलरी ट्रेल एक्सिला में जाएगी। The greater part of the gland lies in the superficial fascia। As you all know कि सबसे पहले आपके पास स्किन में स्किन होती है, फिर उसके beneath superficial fascia है, after that deep fascia है, ठीक है। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है इसका ग्रेटर पार्ट जो है ग्लैंड का वो आपका पड़ा हुआ है किस में डीप फेशिया में, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड द एक्सिलरी टेल एक्सटेंड अपवर्ड एंड लेटरली। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि छोटा सा जो इसका पार्ट है मेमोरी ग्लैंड का एक्सिलरी टेल वो एक्सटेंड करेगा अपवर्ड एंड लेटरली, पेयर्स द डीप फेशिया, उसको पेयर्स करेगा, ठीक है। एट द लोअर बॉर्डर, अब डीप फेशिया की कौन से लेवल पे, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पे वो डीप फेशिया को पेयर्स करेगा और एंटर हो जाएगा एक्सिला में, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ। देखिए, स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया, आफ्टर दैट डीप फेशिया होता है। तो जो ये मेमोरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट है ये सारा का सारा सुपरफिशियल फेशिया में पड़ा है। इसकी एक्सटेंशन जो है ना सेकंड से सिक्स रिब तक है और जो है ना लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक है, ठीक है। और स्मॉल पार्ट जो है और जितना मेमोरी ग्रेटर पार्ट ऑफ द ग्लैंड जो है वो सुपरफिशियल फेशिया में लाई करता है। स्मॉल पार्ट जो है ना वो एक्सिलरी टेल है जो कि एक्सटेंड करेगी अपवर्ड एंड लेटरली, वो डी फेशिया को पेयर्स करेगी किस लेवल पे, पेक मेजर के लोअर बॉर्डर के लेवल पे वो पेयर्स करके एंटर हो जाएगी एक्सिला में, ठीक है। ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स। अभी आपको जो है देखिए इस वाली जो पिक्चर है उसमें आपको लोब्स नजर आ रही है, ठीक है। अब ब्रेस्ट के अंदर इसकी मैं दूसरी पिक्चर भी निकाल देती हूँ, एक मिनट।
अच्छा जी, ये आपको नीचे लोब्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड नजर आ रहे हैं और उसमें ब्रैकेट में लेक्टेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है द लोब्स ऑफ द ग्लैंड, अब ये जो लोब्स हैं, एक ईच ब्रेस्ट में तकरीबन 15 से 20 लोब्स हैं विच रेडिएट आउट फ्रॉम द निपल, से रेडिएट करते हैं, ठीक है। द मेन डक्ट फ्रॉम ईच लोब, अब हर लोब में एक जो मेन डक्ट है वो ओपन करेगी सेपरेटली निपल के ऊपर जाके, ठीक है, ऑन द समिट ऑफ द निपल एंड possess a dilated ampulla just prior to its termination, और टर्मिनेशन से पहले एक डायलिटेशन देगा जिसको एम्पुला कहते हैं, और ये देखेंगे यहाँ पर आपको नजर भी आ रही है, ठीक है। अब ये जो है लोब्स के अंदर आपको डक्ट्स नजर आ रही है, सही है, और आप देख रहे हैं कि तकरीबन निपल के पास जाके उसकी ओपनिंग है, और जहां ओपनिंग से पहले एक डायलेटेड सा जो है वो दे रहा है, उसको हम कहते हैं एम्पुला, ठीक है। द बेस ऑफ द निपल इज सराउंडेड बाय द एरियोला, सही है। अब बेस ऑफ द निपल जो है वो एरियोला से सराउंडेड है, ये देखते हैं। Tiny tubercles on the areola are produced by the underlying areolar gland. अब इसके जो tiny tubercles हैं वो कैसे हो रहे हैं अपेयर एरियोला के ऊपर, एरियोलर ग्लैंड्स की वजह से उनकी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, द लोब ऑफ द ग्लैंड आर सेपरेटेड बाय फाइब्रस सेप्टा, अब ये जो ग्लैंड की लोब्स हैं उसको सेपरेट कौन करेगा, फाइब्रस सेप्टा सेपरेट करेगा। द सेप्टा इन द अपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड आर वेल डेवलप्ड एंड एक्सटेंड फ्रॉम द स्किन टू द डीप फेशिया, ठीक है। दे सर्व एज सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। ये देख लें आप, आपको नजर आ रहे हैं कि सस्पेंसरी लिगामेंट जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। ये वाली डायग्राम को फोकस करें, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। ये वाली डायग्राम में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, अगर आप स्नेल खोलते हैं ना तो उसमें भी एक पिक्चर है, उसमें भी आपको ब्रेस्ट के टॉपिक में जो व्यू नज़र आएगा ना, उसमें सस्पेंसरी लिगामेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। द लोब ऑफ द ग्लैंड, अब ग्लैंड की जो लोब्स हैं, मेमोरी ग्लैंड की लोब्स जो है ना उसको सेपरेट कर रहा है फाइब्रस सेप्टा। द सेप्टा इन द अपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड आर वेल डेवलप्ड एंड एक्सटेंड फ्रॉम द स्किन टू द डी फेशिया, अब ये स्किन से एक्सटेंड करेगा जाके डी फेशिया के अंदर, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन जो है सस्पेंसरी लिगामेंट की स्किन से डी फेशिया में जाएगी। दे सर्व एज सस्पेंसरी लिगामेंट, ये फाइब्रस सेप्टा जो है वो स्किन से जा रहा है डी फेशिया तक, ठीक है। स्किन के बाद आपका सुपरफिशियल फेशिया आ गया जिसमें सारा का सारा फैट डिपोजिशन है, वहां से वो डी फेशिया तक जो है वो एक्सटेंड कर गया, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और यहाँ पर आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा है। द ब्रेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम डीप फेशिया कवरिंग द अंडरलाइंग मसल by an area of loose connective tissue known as retromemory space। अब ये जो ब्रेस्ट है वो डी फेशिया से कैसे जो है वो सेपरेट होगी, ये retromemory space आपको नजर आ रही है, ठीक है। पेक मेजर मसल भी नजर आ रहा है, पेक माइनर मसल भी नजर आ रहा है। सबसे पहले आपका पेक मेजर मसल है, उसके बाद पेक माइनर मसल है, और डी फेशिया है, और retromemory space है, ठीक है। द ब्रेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम डीप फेशिया, अब ब्रेस्ट जो है वो डीप फेशिया से किस तरह सेपरेट है, ठीक है। अब डीप फेशिया ने कवर करना है अंडरलाइंग मसल्स को, ठीक है, बाय एन एरिया ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू नोन एज रेट्रोमेमोरी स्पेस। रेट्रोमेमोरी स्पेस से, ठीक है, उसमें आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं। उसके बाद आ जाता है इन यंग चिल्ड्रन, बेटा आवाज आ रही है आपको, रोशन आवाज आ रही है आपको, रोशन आवाज आ रही है आपको बेटा, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट को मैं दोबारा से बता देती हूँ। द लोब ऑफ द ग्लैंड आर सेपरेटेड बाय द फाइब्रस सेप्टा, ठीक है। द लोब ऑफ द ग्लैंड आर सेपरेटेड बाय फाइब्रस सेप्टा, अब ये जो ग्लैंड के लोब्स हैं इसको सेपरेट बेसिकली फाइब्रस सेप्टा ने किया है। ये सेप्टा जो है वो स्किन से डी फेशिया तक एक्सटेंड करेगा, ठीक है। उसी को हम सस्पेंसरी लिगामेंट कह रहे हैं,
ठीक है। और द ब्रेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम डीप फेशिया बाय एन एरिया ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्रेस्ट जो है वो डीप फेशिया से किस तरह सेपरेटेड है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का एरिया है, उसको हम रीट्रो मेमोरी स्पेस कहते हैं। और यहाँ पर आपको शो भी हो रही है बेटा, अब सेकंड रिब के नीचे देखें राइट साइड से, तो आपको रेट्रो मेमोरी स्पेस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपको आई होप बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पहले भी टॉपिक हो चुका है, इसको रिपीट में करा रही हूँ और काफी डिटेल में ही करा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस हो। ठीक है, अब इसकी ब्लड सप्लाई जो है ब्रेस्ट की, द ब्रेस्ट इज सप्लाइड फ्रॉम परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द, मैं इसकी स्लाइड चेंज कर लूँ यहाँ से, यहाँ तक देखें आप देखेंगे स्किन है, सही है, स्किन से ही इसकी जो है स्किन के फौरन नीचे सुपरफिशियल फेशिया है, सुपरफिशियल फेशिया के नीचे आपका डीप फेशिया है। और जो ब्रेस्ट का मेन कंपोनेंट है वो जो है उसमें लोब्स हैं, उसमें डक्ट्स हैं, उसमें जो है वो डेपोजिशन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, अब उसने सुपरफिशियल फेशिया से डीप फेशिया में कैसे जो है वो सेपरेट है बाय रीट्रो मेमोरी स्पेस। रीट्रो मेमोरी स्पेस जो है वो फिलअप हुई है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, आगे हम चलते हैं, स्लाइड को मूव करते हैं। अब यहाँ देख लें इसकी एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी कि एक्सटेंशन जो है वो कैसे है कि जो है पहले आपको मैंने बताया था कि सेकंड रेप से 6 रेप तक इसकी एक्सटेंशन है, और जो है मीडियल टू लेटरली जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के बाद मिड एक्सिलरी लाइन तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारा का सारा सुपरफिशियल फेशिया में, मगर ये जो इसकी जो ग्लैंड का थोड़ा सा पोर्शन ये प्रोजेक्ट करेगा अपवर्ड, जिसको एक्सिलरी टेल कहते हैं, वो अपवर्ड एंड लेटरली, और वो फिर उसके बाद पेयर्स करेगा डीप फेशिया को। ठीक है, और किस लेवल पे, पेक मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पे ये इसको जो है पेयर्स करके ये एक्सिला में चला जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एक्सिलरी टेल। अब यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आ रही है, उसमें आप देखें स्टर्नम भी है, और उसके अलावा जो है निपल है, उसका जो है ना कलर्ड एरिया निपल के अराउंड एरियोला है। ठीक है, और उसकी जस्ट आप नीचे देखें ग्लैंड के, मेमोरी ग्लैंड के, तो आपको सेरेटस एंटीरियर मसल भी नजर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप निपल से ऊपर देखें तो यहाँ पर लोब्स ऑफ फैट नजर आ रहा है। ठीक है, लोब्यूल्स ऑफ फैट नजर आ रहा है। उसके बाद आप एक्सिला का पोर्शन देखें जिसको आर्मपिट कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप देखें जिसकी मैं बात कर रही थी कि मेन आपका जो ब्रेस्ट ग्लैंड है वो आप ये जो है सुपरफिशियल फेशिया में है। ठीक है, और जो है बाकी उसकी जो स्मॉलर पार्ट है जो प्रोजेक्ट कर रही है डीप फेशिया में, उसको हम कहते हैं एक्सिलरी टेल। ठीक है, जो आपको एक्सिला में जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम। ये वाली पिक्चर में भी मैंने आपको काफी डिटेल में समझाई है। आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है कि निपल है, फिर उसके बाद जो है अरियोला है, वहाँ अरियोला की जो ट्यूबरकल्स है वो कैसे हैं कि अरियोलर ग्लैंड जो है ना वो इसकी प्रोडक्शन करते हैं। फिर आपको नजर आ रहा है लेक्टिफेरस साइनस नजर आ रहा है जिसको एम्पुला कहते हैं। फिर फैट लॉब्यूल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक आपके ये जो डायग्राम में नजर आ रहा है फैट लॉब्यूल्स, यही ज्यादा शेप देने में है। उसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि स्किन से प्रोजेक्ट करेंगे सुपरफिशियल फेशिया और फिर वो एक्सटेंड कर जाएंगे डीप फेशिया में, और इसी को कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। फिर लेक्टिफेरस डक्ट्स नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, फिर लॉब्यूल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड लेक्टेटिंग। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस साइड पे जाते हैं एल्वियोलस नजर आ रहा है। ठीक है, एल्वियोलाइज जो हैं जिसमें ब्रेस्ट की एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंडरी रीट्रो मेमोरी स्पेस नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपको पेक मेजर पेक माइनर मसल नजर आ रहा है, और बस। और एक्सटेंशन आप देख लें कि सेकंड से 6 रेप तक की एक्सटेंशन है इसकी। ये डेवलपमेंट है जो कि आप एम्ब्रोलॉजी में करेंगे। फीमेल जो है बिफोर प्यूबर्टी किस तरह का है ब्रेस्ट, फीमेल एट प्यूबर्टी किस तरह का है। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, फीमेल बिफोर प्यूबर्टी, फीमेल एट प्यूबर्टी, यंग एंड एडल्ट फीमेल। ठीक है, अब ये सारी की सारी डेवलपमेंट की पिक्चर्स हैं। प्रेग्नेंट फीमेल में इस तरह का ब्रेस्ट हो जाता है, फीमेल सेकंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फीमेल फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, लेक्टिफेरस फीमेल कैसी होती है, फीमेल आफ्टर सेसेशन ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेटिंग फीमेल्स में जो है वो
आप देख रहे हैं कि काफी लार्ज है, ठीक है, और फीमेल आफ्टर मेनोपॉज रिग्रेस कर गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी इसका टीवी व्यू शो कर दिया। फिर हमारे पास आ जाती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ही को हम कहते हैं ब्लड सप्लाई, ठीक है, जिसमें आपकी आर्टरीज एंड वेन्स दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। द अब arterial supply में क्या, the breast is supplied from perforating branches of the internal thoracic arteries and the intercostal arteries. The axillary artery also supply the gland by its lateral thoracic and thoracoacromial branches, ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। मेमोरी जो है perforating branches and anterior intercostal branches of the internal thoracic artery originating from the subclavian artery, ठीक है। lateral thoracic medial memory branches of perforating branches and anterior intercostal branches of the internal thoracic artery originating from the subclavian artery। फिर आ जाता है पास lateral thoracic and thoracoacromial arteries branches of the axillary artery, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। posterior intercostal artery branches of the thoracic aorta in second, third and fourth intercostal space, ठीक है। फिर आ जाता है venous drainage of the breast is mainly to the axillary vein but there is some drainage to the internal thoracic vein। मेनली आपकी ड्रेनेज कैसे हो रही है, एक्सिलरी वेन से, मगर कुछ ड्रेनेज जो इंटरनल थोरेसिक वेन से भी हो रही है, ठीक है। अब आप देख लें यहाँ पर सारी की सारी जो आर्टरीज हैं वो शो हो रही है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, एंड इट्स परफोरेटिंग ब्रांचेस सप्लाई कर रही है, मीडियल मेमोरी ब्रांचेस सप्लाई कर रहा है, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी है, ठीक है, और thoracoacromial trunk, lateral thoracic, lateral memory branches of lateral cutaneous branches of posterior intercostal arteries। ये सारी की सारी arteries of memory gland and slightly oblique view आपको दोनों नजर आ रहे हैं। आगे मूव करते हैं, ठीक है। dorsal branch of posterior intercostal artery है, ठीक है, posterior intercostal artery, फिर anterior intercostal artery medial memory branch दे रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे फिर मूव करते हैं हम वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज में मैंने कहा है कि कहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स को ड्रेन कर रही है, ठीक है, एक्सिलरी वेन में, एंड इट इज अब आपकी जो वीनस ड्रेनेज है वो एक्सिलरी वेन में और सम ड्रेनेज जो इंटरनल थोरेसिक वेन में, ठीक है। एक्सिलरी वेन होगी और इंटरनल थोरेसिक वेन। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मेन जो इसकी ड्रेनेज हो रही है एक्सिलरी वेन के थ्रू और इंटरनल थोरेसिक वेन के थ्रू और इसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस के थ्रू, ठीक है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सारी की सारी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेन के थ्रू इसकी ड्रेनेज है। नर्व सप्लाई इंटीरियर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द 4th 6th इंटरस्टल नर्व, सेंसरी फाइबर भी है, सिंपैथेटिक फाइबर्स भी हैं, ठीक है। अब आप देख लें ये सारा का सारा लिम्फेटिक अच्छा जी। फिर आ जाता है हमारे पास ये लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है, the lymphatic drainage of the mammary gland is of considerable clinical importance because of the frequent development of cancer in the gland and subsequent dissemination of the malignant cell along the lymph vessels to the lymph node, ठीक है। For practical purpose the breast is divided into, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स है और एक सेंट्रल होता है। तो मेन जो 4 क्वाड्रेंट्स है, अपर जो है ऊपर वाले आपने इसको जो है अपर आउटर है, ठीक है, और अपर इनर है। नीचे वाला लोअर आउटर है और लोअर इनर है, ठीक है, या इसको मीडियल और लेटरल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल पर्पस द ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेंट्स व्हिच
व्हेन कंसिडरिंग लिम्फ ड्रेनेज, ठीक है, लिम्फ की ड्रेनेज के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। द लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्रेन इनटू इंटीरियर एक्सिलरी और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड। अब जो लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट है ना, अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट्स जो हैं ब्रेस्ट के, वो ड्रेन करेंगे इंटीरियर एक्सिलरी और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड्स में, ठीक है। The medial quadrant drain by mean of vessels that pairs the intercostal space and enter the internal thoracic group of nodes. ठीक हो गया. A few lymph vessels follow the posterior intercostal arteries and drain posteriorly into the posterior intercostal nodes में drain करेंगे. Some vessels communicate with the lymph vessel of the opposite breast and with those of the anterior abdominal wall. अब आपस में भी जो है ना ये एक दूसरे के जो है वो ड्रेन करेंगे. सही है. अब मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ कि कुछ वेसल जो है ना वो कम्युनिकेट करेंगी लिम्फ वेसल के साथ ऑपोजिट ब्रेस्ट साइड पे भी. ठीक है. अच्छा, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया. तो आगे हम चलते हैं. ठीक है. लिम्फेटिक ड्रेनेज भी मैंने आपको बता दी है. अब ये ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन जो है वो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे एक मिनट. अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ आपको लिम्फ नोड जो है वो नजर आ रहे हैं. ठीक है. पेरास्टर्नल लिम्फ नोड है. ठीक है. और कॉन्ट्रालेटरल लेफ्ट ब्रेस्ट की भी लिम्फ्स जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ करेंगी. टू एब्डोमिनल सब डायफ्रेगमेटिक लिम्फेटिक्स में भी जाएगा. ठीक है. उसके अलावा सब एरियोलर लिम्फेटिक प्लेक्सस भी आपको नजर आ रहा है एरियोला के नीचे. ठीक है. उसके अलावा एक्सिलरी लिम्फ नोड आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. उसमें ह्यूमरल लेटरल लिम्फ नोड नजर आ रहा है. फिर सेंट्रल लिम्फ नोड नजर आ रहे हैं. उसके बाद आपके पास एपिकल लिम्फ नोड नजर आ रहे हैं. सब स्कैपुलर पोस्टीरियर लिम्फ नोड नजर आ रहे हैं और पेक्टोरल एंटीरियर लिम्फ नोड नजर आ रहे हैं. इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड भी आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल को बहुत जो है वाइवा क्वेश्चन बहुत पसंद होता है इससे रिलेटेड. और दूसरा ये लिखने को भी आ जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी. लिम्फेटिक भी हमने कर ली. ठीक है. ये मैं आपको मतलब बता चुकी हूँ. और किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले. और अगर कहते हैं तो मैं इसको एक दफ़ा यहाँ से दोबारा से रीड कर लेती हूँ. Lymph pass from the nipple areola and lobes of the gland to the subareolar lymphatic plexus. Most lymph, especially from the lateral breast quadrants, drain to anterior or pectoral group of axillary lymph node. From the medial breast quadrant drain into the parasternal lymph node or the opposite breast. मैंने पहले आपको बताया था ये. From the inferior quadrant may pass deeply to the subdiaphragmatic inferior phrenic lymph node. अब जो inferior quadrant है वो subdiaphragmatic lymph node में भी drain करेंगे. ये भी बताया. Lymph from the skin of the breast except the nipple and areola drain into the ipsilateral axillary. ठीक है. स्किन और जो है ब्रेस्ट की निपल और एरियोला को छोड़ के वो इप्सिलेटरल एक्सिलरी इन्फियस डीप सर्वाइकल इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड और पेरास्टर्नल लिम्फ नोड दोनों साइड में ही ड्रेन करेगा. अ फ्यू लिम्फ वेसल फॉलो द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज को भी फॉलो करते हैं. ड्रेन पोस्टीरियर इनटू द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में. lymph from the axillary node drain into the infraclavicular and supraclavicular lymph node. अभी axillary node से lymph कहाँ जाएगा? infra और supraclavicular lymph nodes में. and from them into the subclavian lymphatic trunk में चला जाएगा. lymph from the parasternal nodes enter the bronchomediastinal lymphatic trunk. ठीक है. parasternal lymph node कहाँ जाएगा? bronchomediastinal lymphatic trunk में चला जाएगा. ये आप बेटा एटलस खोले, बहुत ही अच्छी इसकी डायग्राम आपको वहां से नजर आएगी. ऑल्दो मैंने कोशिश की है कि बहुत मैक्सिमम यहाँ पर ना डायग्राम्स जो है ना डालूं. These trunks merge with each other and with the jugular lymphatic trunk drain the head and neck to form a short right lymphatic duct. ठीक है. इसी को हम thoracic duct कहते हैं. On the right side or entering the terminal at the thoracic duct on the left side. ठीक है. अभी lymphatic drainage देख लें. आपका नजर आ रही है ब्लैक सी लाइनिंग्स के थ्रू. ठीक है. अब ये देख लें कि हमने कहा था कि इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. सुपीरियर लेटरल है, इन्फीरियर लेटरल है, सुपीरियर मीडियल है और इन्फीरियर मीडियल है. फिर आपको नजर आ रहा है निपल है, एरियोला है. और ये क्लॉक की इन्होंने और एक्सिलरी प्रोसेस या एक्सिलरी टेल भी जो मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाई है. ठीक है. आगे चलते हैं. अप्लाइड एनाटमी. अप्लाइड एनाटमी में जो है
कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे तो सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर एनी हाउ आपको नो हाउ होनी चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले तो वो जो मेन है उसमें एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द patient undressed to the waist and sitting up right, the breasts are first inspected for symmetry। ठीक है, अनड्रेस कर दें उसको, अप राइट जो है ना, आप राइट पोजीशन पे बिठा दें और फर्स्ट जो है ना इंस्पेक्ट करें, ठीक है, और देख लें सिमेट्री ठीक है। सम डिग्री ऑफ एसिमेट्री इज कॉमन एंड इज द रिजल्ट ऑफ अनइक्वल ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अगर थोड़ी बहुत एसिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री आपको सही नहीं लग रही है, तो थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के ऊपर। एनी स्वेलिंग शुड बी नोटेड। आप देखें कि कोई स्वेलिंग तो नहीं आपको नेकेड आई से नजर आ रही। स्वेलिंग कैन बी कॉज्ड, अब ये जो है कोई आपको स्वेलिंग नजर आ रही हो, ठीक है, स्वेलिंग कैन बी कॉज्ड बाय एन अंडरलाइंग ट्यूमर, सिस्ट और एप्सिस से हो सकती है। कोई अंडरलाइंग ट्यूमर है, सिस्ट है, एप्सिस है। द निपल शुड बी केयरफुली एग्जामिन फॉर एविडेंस ऑफ रिट्रैक्शन। निपल्स को आपने देखना है कोई रिट्रैक्टेड तो नहीं है, वो भी कार्सिनोमा को शो करता है, ठीक है, उसका एविडेंस है। A carcinoma within the breast substance, अगर breast substance के अंदर कोई carcinoma है, ठीक है, can cause retraction of the nipple by pulling on the lactiferous duct, ठीक है, वो nipple को pull करेगा। The patient is then asked to lie down so that the breast can be palpated against the underlying thoracic wall। ठीक है, पहले आपने upright sit position पे देखा, अब उसको आपने lying flat कर दिया, ठीक है, अब आप लोगों ने जो ना उसको palpate करके देखना है। The patient is then asked to lie down so that the breast can be palpated against the underlying thoracic wall. Finally, the patient is asked to sit up again and raise both arms above her head। ठीक है, पहले आपने उसको अनड्रेस किया, उसको सिटिंग पोजीशन पे बिठा के आपने जो है देख लिया। उसके बाद जब आपने हर चीज को, स्वेलिंग को, कोई आपको नजर आ रही है डिफॉर्मिटी, कोई निपल की रिट्रैक्शन नजर आ रही है, उसके बाद आपने जो है उसको पेशेंट को लिटा दिया, उसके बाद आपने पल्पेट किया अगेंस्ट थोरेसिक, पल्पेट किया अगेंस्ट थोरेसिक वॉल के। उसके बाद जब आपने उसकी पल्पेशन भी कर ली, फिर आपने पेशेंट को बिठाया, ठीक है, उसके दोनों आर्म जो उसके हेड से ऊपर करवाए। इस मैनूवर से क्या होगा कि जो कार्सिनोमा है ना स्किन को जो ना और सस्पेंसिव लिगामेंट को रेक्टिफायर्स डक्ट को वो डिम्पलिंग ऑफ द स्किन कर देगा, क्योंकि निपल की रिट्रैक्शन हो जाएगी अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मेमोग्राफी। जिस तरह मेमोग्राफी की भी पिक्चर मैंने यहाँ शो की है। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे है उसमें एग्जामिनेशन था, उसकी पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद मेमोग्राफी की पिक्चर आपको नजर आ रही है। मेमोग्राफी इज अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। दिस टेक्निक इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग द ब्रेस्ट फॉर बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड सिस्ट। ये बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और सिस्ट के लिए जो है स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। एक्सट्रीमली लो डोजेज ऑफ एक्सरे आर यूज्ड टू दैट द डेंजर आर मिनिमल एंड द एग्जामिनेशन कैन बी रिपीटेड ऑफन। और ये वाले एग्जामिनेशन जो है ना ऑफन रिपीट करते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि क्यों कर रहे हैं? वैसे भी तो आपको जो पैल्पेशन से भी चीजें पता चल जाती है, मगर जो माइनर जो है निगलेक्ट हो जाती हैं वो आपकी इसमें रूल आउट हो जाती हैं, ठीक है। इसका सक्सेस क्या किस पे बेस करता है कि जो लीजन मेजरिंग ओनली फ्यू मिलीमीटर्स इन डायमीटर कैन बी डिडक्ट बिफोर इट इज फेल्ड बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। जो चीजें आपकी मिस हो जाती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, वो फ्यू मिलीमीटर्स की वो आपकी इसमें रूल आउट हो जाती हैं, स्क्रीन आउट हो जाती हैं, ठीक है। सुपर नमरी एंड रिट्रैक्टेड निपल्स, ठीक है। अब आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी जहां पर रिट्रैक्टेड जो है नीचे वाली डायग्राम देखें, रिट्रैक्टेड निपल रिट्रैक्शंस की, ठीक है। Supernumary nipples occasionally occur along a line extending from the axilla to the groin. They may or may not be associated with breast tissue के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो इस लाइन से एक्सटेंड कर सकता है। The minor congenital anomalies may result in a mistaken the diagnosis of warts or moles. A long-standing retracted nipple is a congenital deformity caused by failure in the complete development of the nipple,
ठीक है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत अरसे से है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट ही कंप्लीट नहीं हुई। रिट्रैक्टेड निपल ऑफ रीसेंट अकरेंस, जो रीसेंट है ना वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि समथिंग वेंट रॉन्ग इनसाइड, ठीक है। अगर शुरू से ही है तो इसका मतलब कोई कंजेनिटली डेवलपमेंट में कोई मसला था या फेलियर इन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द निपल। मगर अगर रीसेंट अकरेंस हुई है ना तो इसका मतलब है कि उसका कॉज क्या है, अंडरलाइन कार्सिनोमा है जो पुल कर रहा है लेक्टिफेरस डक्ट को, ठीक है, इसलिए निपल रिट्रैक्टेड है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर कोई रीसेंट जो है एपिसोड है जो निपल की रिट्रैक्शन का, इसका मतलब है कि अंडरलाइन कार्सिनोमा पुल कर रहा है लेक्टिफेरस डक्ट को, ठीक है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। यहाँ तक आपको डायग्राम जो है वो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट की पता चल गई होगी, ठीक है। मैंने पिक्चर्स भी साथ साथ शो की हैं। और द कैंसर यूजुअली मेटास्टेसाइज टू एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। जो कैंसर आमतौर से मेटास्टेसाइज कर जाता है, जिसको हम कहते हैं कि स्प्रेड कर जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड में, बट ऑल्सो टू बोन, प्लूरा, लंग्स, लिवर एंड स्किन, यहाँ तक, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड के बाद वो मेटास्टेसाइज या स्प्रेड करेगा बोन, प्लूरा, लंग, लिवर एंड स्किन। लंपेक्टमी क्या होता है और क्वाड्रेक्टमी क्या होता है कि कोई लंप है, ठीक है, उसको रिमूव कर देना। मेस्टेक्टमी ब्रेस्ट की एक्सीजन करना। Simple mastectomy and radical mastectomy. Simple mastectomy, the breast is removed down to the retromemory space तक मूव कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रेडिकल मेस्टेक्टमी, a more extensive surgical procedure involving removal of the breast, pectoral muscle, fat, fascia and as many as lymph node as possible in the axilla and pectoral region। यानी ये काफी एक्सटेंसिव सर्जरी है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। लम्प जो है उसको आपने लम्प को जो है ना वो रिमूव कर देना, ये क्वाड्रेक्टमी कर देते हैं। मेस्टेक्टमी ब्रेस्ट की एक्सेजन करते हैं। सिंपल मेस्टेक्टमी ये होता है कि जो है वो पूरा रीट्रो मेमोरी स्पेस तक रिमूव कर देते हैं। रेडिकल मेस्टेक्टमी में आपने ब्रेस्ट के साथ साथ एक्सटेंसिव जो है वो सर्जरी करनी है और पेक्टोरलिस मसल को या पेक मसल्स को, फैट, फेशिया और लिम्फ नोड को जितना है वो सारा रिमूव करना होता है एक्सिला और पेक्टोरल तक, ठीक है। उसके लिम्फ नोड्स भी रिमूव कर दिए जाते हैं। जी, मेमोग्राफी मैंने आपको बता दिया। गायनोकोमेस्टिया में क्या होता है कि जो है गायनोकोमेस्टिया में डेवलपमेंट ब्रेस्ट की हो जाती है मेल्स में, ठीक है। और विच मिल्क इन द न्यूबॉर्न। और उसके अलावा जो ना फाइब्रोएडिनोमा, ये बिनाइन ट्यूमर होता है। ब्रेस्ट एब्सेस जिसको ड्रेन किया जाता है। और पॉलीमेस्टिया, पॉलीथीलिया एंड एमेस्टिया, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रही है एसेसरी ब्रेस्ट नजर आ रहा है, ठीक है। एसेसरी निपल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, मेमोरी क्रेस्ट रिज पे। अच्छा जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया हो। और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको जो है ना इसको दोबारा से कवर करवा दूं, जो आपका तकरीबन मंथ पहले हुआ था, क्योंकि हम इसको थॉरिक्स में भी दोबारा से शामिल करते हैं, ठीक है। अब आपने इसको लिम्फेटिक ड्रेनेज को जो है वो दोबारा से डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। और बहुत आसान है, बहुत जो है इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। ये इसमें मैंने इसलिए स्किन की स्लाइड लगाई थी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मेन कंटेंट है ब्रेस्ट का वो सुपरफिशियल फेशिया में, स्किन के फौरन नीचे, ठीक है। और उसकी एक्सिलरी टेल की एक्सटेंशन डी फेशिया तक कैसे है कि वो अपवर्ड जाएगा, उसका कुछ पार्ट छोटा सा और लेटरल जाएगा, उसके बाद वो पेयर्स करेगा डी फेशिया को और वो एक्सिला में चला जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर आपको इसकी एक्सटेंशन बताई कि 2nd से 6th रिब तक है और लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक है। ठीक है, उसकी आर्टीरियल सप्लाई में मैंने बताया सही परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं, एंटी इंटरकोस्टल ब्रांचेस हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। ठीक है, लेटरल थोरेसिक और थोरैको एक्रोमियल आर्टरीज हैं, ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, पोस्टी इंटरकोस्टल आर्टरी ब्रांचेस ऑफ द थोरेसिक अयोटा है। ठीक है, और वीनस ड्रेनेज भी मेनली जो है वो एक्सिलरी वेन और कुछ ड्रेनेज जो है वो इंटरनल थोरेसिक वेन से होगा। ठीक है, ये डायग्राम है आर्टीरियल सप्लाई की। उसके बाद ये आप वीनस ड्रेनेज की सप्लाई देख रहे हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई में एंटीरियर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ द 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व है, सेंसरी फाइबर्स, सिंपैथेटिक फाइबर्स है। ठीक है, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज है सारा का सारा। ठीक है, इसमें नोड्स भी नजर आ रहे हैं और आपको वेसल्स भी नजर आ रही हैं और इसकी डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दी है। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज की। और फिर मैंने बताया कि ब्रेस्ट को हम डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी हो जाता है। उसके बाद मैंने कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट बताया, लम्पेक्टमी, मेस्टेक्टमी। सिंपल मेस्टेक्टमी क्या होती है, रेडिकल मेस्टेक्टमी क्या होती है। सिंपल में रीटो मेमोरी स्पेस तक सारा का सारा रिमूव करते हैं, मगर जो रेडिकल मेस्टेक्टमी है वो एक्सटेंसिव रिमूवल है, जिसमें एक तो ब्रेस्ट टिश्यू को तो रिमूव करते हैं, साथ साथ पेक्टोरल मसल को, फैट को, फेशिया को, एज मैनी एज लिम्फ नोड एज पॉसिबल इन द एक्सिल एंड पेक्टोरल रीजन में जितने भी हैं। ठीक है, मेमोग्राफी क्या होती है, गायनोकोमेस्टिया, मेल में डेवलपमेंट हो जाए ब्रेस्ट की, विच मिल्क जो है न्यूबॉर्न में आना शुरू हो जाए तो उसको विच मिल्क कहते हैं। फाइब्रोएडिनोमा बिनाइन ट्यूमर होता है ब्रेस्ट का जो कि स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, उसको लम्पेक्टमी कर देते हैं, यानी एक्सीजन। हो गया टाइम? ठीक है, एक मिनट में ऑफ कर दूँ। ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है वो अगले लेक्चर में मिलेंगे और आप लोग जो है वो डायफ्राम को भी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।